हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग जो है वो सीटेट पेपर 2 के लिए पेडागोजी सॉल्व करेंगे, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी है। पेपर भाग 1 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो आप यहाँ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रीड कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। चलिए, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई थी, तभी तान्या ने उसे लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो कोहलवर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन जो है वो किस स्टेज में आएगा, ठीक है, तो और किस लेवल में आएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये हमारा टिट फॉर टेट यानी म्यूचुअल एक्सचेंज का जो है वो स्टेज है। स्टेज नंबर 2 आदान प्रदान और परंपरागत नहीं होगा, ये प्री कन्वेक्शनल का स्टेज है। तो ये चाहे आप सही कर सकते हैं या तो ऐसे मार्क्स करके आइए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो है प्री कन्वेक्शनल का स्टेज है, म्यूचुअल एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारंभिक विशेषताओं के बारे में जन समान की अवधारणा को क्या कहते हैं, यानी कि वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टिपिकली कैरेक्टरिस्टिक डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर द डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रिफर टू। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, जेंडर रोल कहेंगे आप, या जेंडर बायस कहेंगे, जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो हम इसको जेंडर रूढ़िबद्धता कहेंगे, ठीक है। जो पहले से चली आ रही हैं बिलीव्स हैं, धारणाएं हैं, उसको क्या कहा जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स और बायस में अंतर यही है कि जो स्टीरियोटाइप है वो पहले से चली आ रही धारणाएं हैं, और बायस में जैसे प्रेजेंट टाइम में कोई शो कर रहा हो उसको कहते हैं। जैसे टीचर है, वही लड़कों से ज़्यादा प्रश्न पूछ रही है, लड़कियों से कम पूछ रही है, तो ये बायस को शो कर रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानी को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? इट एम टू स्टूडेंट जेंडर बायस, तो जेंडर बायस पक्षपात को सशक्त बनाना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इट्स एम टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िबद्धता को समाप्त करना, तो बिल्कुल। जो पहले से नॉर्म्स चली आ रही हैं, धारणाएं चली आ रही हैं कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ घर का काम करती हैं, पुरुष बाहर का काम करते हैं, तो यहाँ पे एक पाठचर्या में अगर ये शामिल किया गया है, पिता को घर के कार्य में लगाया है, माता को साहसी गतिविधियाँ, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को खत्म करने की उद्देश्य यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, व्हेन एडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड, ठीक है। तो वाइगोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जान लीजिए, किसी बच्चे का ये इतना स्टेज है, इतना उसका दायरा है, और किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन यानी जो हमारा बड़ा होगा या कोई भी होगा हमसे ज़्यादा जानता हो, वो उसके इसी नॉलेज के क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इस जोन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप ड्यूरिंग, तो हाइपोथेटिक जो डेवलप होता है निगमनात्मक तर्क करने की अवधि जो होती है वो किस स्टेज में जो होता है, पियाजे के स्टेज में शो करता है। तो आप लोग जानते हैं पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल स्टेज। तो जो तर्क करने की स्टार्टिंग होती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो जाती है, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। तो विकसित होना पूछा गया है, कब विकसित होने लगता है? तो विकसित जो होता है वो प्री कन्वेक्शनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू डैश, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कंटेस्ट ऑन चिल्ड्रन थिंकिंग। किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है, ठीक है। कि कौन कहता है कि जो है बच्चों का समाज और संस्कृति पर इफेक्ट पड़ता है, उनके विकास में, उनके चिंतन पर इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे कोहलबर्ग हैं, इनका नैतिक कोहलबर्ग का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ही है, ठीक है। तो आपको ये इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। ड्राइंग implication from the Piaget theory of cognitive development, a teacher of 6 to 8 grade in his classroom should, यानी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निष्कर्ष निकालते हुए 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो चलिए ऑप्शन रीड करते हैं। ये डिस्करेज यूज़ ऑफ लॉजिकल आर्गूमेंट, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये तो नहीं, ये प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेजेंट सॉल्व दैट रिक्वायर्ड रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, या ऐसी
एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल एक, तो एक रहेगा तो वो हमारा ऑप्शन वैसे उठ जाएगा। केवल निर्धारित केवल है तो इसको भी हटा दीजिए। ऐसी समस्याएं उनके सामने प्रस्तुत करेंगे जिसमें तर्क करने की क्षमता का बच्चों के अंदर विकास हो सके, उसके आधारित समाधान की आवश्यकता हो। तर्क आधारित ऐसे नहीं कि बस कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला दे दिए। तो ये अकॉर्डिंग टू 6 to 8 ग्रेड के बच्चों के लिए पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है प्याजे के अकॉर्डिंग। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन विथ लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणित बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशील, दृश्य स्थनीय परिवेश की सटीक रूप से ग्रहण करना, या संगीतमय व्यक्तिगत एक सेकंड रुकिए, या संगीत में व्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने की प्रशंसा करने की योग्यता, या पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो यहाँ पे तार्किक लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात कही जा रही है बच्चों में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न को खोजने एवं तर्क करने की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार के टाइप की बुद्धि की बात की है, जिसमें से लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी शामिल है, म्यूजिकल है, स्पेशियल है और काइनेस्थेटिक है ना, ये सारे इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 8 टाइप्स की बुद्धि की इन्होंने बात की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है गार्डनर की थ्योरी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, द प्रोसेस बाई विच children develop habits, skill, value, motives that makes them responsible, productive member of society is called। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल, मूल्यों तथा विप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य मानती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, समाजीकरण प्रोसेस में ही बच्चों के अंदर जो है आदतों, कौशलों, मूल्यों और विप्रेरणाओं का विकास होता है। ठीक है, चलिए समाज में ही रहकर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 है द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी। तो मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। तो क्या एकमात्र कारण आनुवंशिकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देख। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन। नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, ना ही आनुवंशिकता ना ही पर्यावरण। तो ऐसा भी नहीं है, और खाली परिवेश से ही प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। ठीक है, चलिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण जो होता है वो जटिल प्रक्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है, उसकी विशेषताएं कुछ नीचे गिन दी गई हैं, आपको उसमें से एक चूज़ करना है। नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाई लर्नर, बिल्कुल होता है। नॉलेज इज़ रिसीव पैसिवली एक्टिवली बाई लर्नर होना चाहिए था। रिप्रोड्यूस बाई लर्नर एज इट इज़ नहीं होना चाहिए। नॉलेज इज़ रिकॉर्ड बाई द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू नहीं होना चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक के निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम बच्चों के अनुसार होता है। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, तो दोहराने वाला प्रोसेस में प्रोग्रेसिव नहीं आएगा। विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय या सक्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कॉन्टीन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन किस चीज़ को इंक्लूड करता है। तो फॉर्मेटिव एंड असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों प्रकार की असेसमेंट को यूज़ करके फिर उसके बाद में एक स्ट्रेटजी यूज़ करने की बात कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A student in your classroom has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher initial step can be। मतलब आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग क्षेत्र में
निम्न प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िबद्धता एंड प्रामाणिक साझेदारी, मतलब इस रूढ़िवादिता के लिए एक टीचर के लिए क्या स्टेप होना चाहिए, क्या आप जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता से कुछ भी नहीं होने वाला है। पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होंगे, बिल्कुल। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ रोल मॉडल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से जो है एग्जाम्पल उठाएंगे और उसको जो है उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टीरियोटाइप से 3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, रीड करके जाइएगा। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर शुड, इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चों में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, या अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया, तो दया वया वाली जैसी कोई बात नहीं हो, यूज़ लेबल यूज़ करेंगे तो कि वो हैंडीकैप है या ऐसा है उसको ये चिन्हित कर देंगे। ये ऑप्शन नंबर 4 है, पे अटेंशन ओनली टू गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों और योग्य बच्चों पे आप ध्यान देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। या मानेंगे आप इंक्लूसिव एजुकेशन में यह होता है कि प्रत्येक बच्चों में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बच्चा शो करता है। एंजाइटी होता है उसको रीडिंग में, डिफ़िकल्टीज़ होती है वर्ड को पहचानने में, वोकेबलरी उसकी अच्छी नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग रिमेंबरिंग विथ, जो उसने पढ़ा है उसको समझने में भी दिक्कत होता है। तो वह किस चीज़ का सूचक है, तो अगर उसको सब पढ़ने लिखने में दिक्कत है और जो है तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है। चलिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो होता है वो कई तरह से हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A teacher can address need to special able learner in an inclusive classroom by, तो एक टीचर है वो अपने बच्चों को एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले वर्ग वाले अभिकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट देना, है ना, या विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना। तो एक यूनिफॉर्म भी हम लोग कभी नहीं यूज़ करते हैं क्लासरूम में सारे बच्चों के लिए, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि पढ़ने का लेवल जो है वो सारे बच्चों में अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है। पेपर पेंसिल टेस्ट का भी यूज़ नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। गिविंग ए लॉट ऑफ रिटर्न होमवर्क, ये भी कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, एक ही बचता है ऑप्शन नंबर 4, डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्नर ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का विकसित करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। ए टीचर कैन इंकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लासरूम बाय, क्रिएटिव लर्नर को कैसे जो है वो प्रोत्साहित कर सकता है एक टीचर, अब सारी चिंतन पर बल देकर, कन्वर्जेंट थिंकिंग पे, तो कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग पे बल देकर होगा। इंकरेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएट ओरिजिनल आइडियाज़, ये डिस्करेज द स्टूडेंट फ्रॉम द टेकिंग रिस्क, तो ये हमारा गलत है, और यहाँ इंकरेज होना चाहिए था, ये तो डिस्करेज दिया हुआ है, ये गलत है, आज उत्साहित नहीं होगा। अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करने तथा मूल विचारों को महत्व देकर, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सा कारक रूप सार्थक अधिगम को पक्ष लेता है, सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, तो सिर्फ टेस्ट की संख्या को बढ़ाने से क्या होता है, ठीक है, सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, मतलब मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करना, पुरस्कार देना, पुरस्कार देने से मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो जाएगी, तो वो पुरस्कार के लिए ही बच्चे कार्य करेंगे। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि या विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेप एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, शोइंग जेन्यून इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर द चिल्ड्रन ओवरऑल वेलबींग एंड लर्नर, ठीक है। तो सार्थक मीनिंगफुल अधिगम यही होगा जहाँ हम वस्तु को और बच्चों के संपूर्ण अधिगम के प्रति सच्चे सरोकार रखें, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है।
समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। तो क्या ऐसा ये सही उदाहरण है? या ऐसे ये सब ऑप्शन आप लोग भी काट सकते हैं तुरंत। क्रियात्मक अनियमितता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर बल देना, केवल परंपरागत कार्य पर बल देंगे आप, या प्रतिक्रिया निर्धारित करेंगे, समस्या प्रस्तुत करेंगे कि एक ही आयाम में सीमित रखना, या मीन सीन एनालिसिस यानी साधन साध्य विश्लेषण, समस्या समाह को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मीन सीन एनालिसिस का हम लोग यूज़ करेंगे और डिवाइड करेंगे प्रॉब्लम्स को इनटू डिफरेंट गोल्स में, जिससे बच्चे को जो होता है वो चीज़ सॉल्व करने में और मतलब आसानी हो सके। तो ये है हमारा मीनिंगफुल स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 4 मीन इन एनालिसिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग। इसमें से कौन सा एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है टीचिंग लर्निंग का? तो डिस्कस कर लेते हैं। इनकरेज चिल्ड्रन टू मेक इनिशिएटिव गेसेस, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रयोग एंड पर्यवेक्षण या संवाद एवं चर्चा यानी डायलॉग एंड डिस्कशन, या फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन। तो दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, यह अधिगम का एक प्रभावशाली जो है वो विधि नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ कैन टीचर डील विथ चिल्ड्रेन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम। शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान ना देने वाले बच्चों को किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। आस्क द चिल्ड्रेन टू गो आउट फॉर द क्लास, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटेंगे, ये सब करेंगे। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीज़न फॉर द डिसइंटरेस्ट, ये गिव देम ए लॉट ऑफ वर्कशीट। तो ये सब कुछ नहीं है, उनसे बात करेंगे और उनमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है, तो इस चीज़ का पता लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज़ क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। ठीक, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए एक आवश्यक है। तो क्या चीज़ ज्ञान की रचना के लिए आवश्यक है? रोड मेमोराइजेशन, पनिशमेंट, कंडीशनिंग या प्रियर नॉलेज। तो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज के लिए प्रियर नॉलेज टू ऑफ द लर्नर ही इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नाइव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना इन दिस बैकग्राउंड ए टीचर शुड। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना कर लेते हैं, यानी कभी कभी कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं जो मतलब हम लोग खुद ही जो है क्रिएट कर लेते हैं। जैसे जब हम लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं तो बचपन में लगता था ना पेड़ चलते हैं, तो ये सब नाइव थ्योरीज हैं, अपने आप जो है हम लोग अपना जो है वो थ्योरीज बना लेते हैं। ठीक है, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? चैलेंज दिस कंसेप्शन ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, संवाद के द्वारा बच्चों को इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए, ऐसे आइडियाज़ को इग्नोर करना चाहिए। ठीक, या ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, 4 है स्कॉल्ड द चिल्ड्रन फॉर हैविंग देयर आइडियाज़। तो स्कॉल्ड करेंगे, डांटेंगे, इग्नोर करेंगे, डिसमिस करेंगे, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो बच्चे की नाइव थ्योरीज हैं, तो इसके लिए हमको क्या करेंगे? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। ठीक है, मतलब उनको समझाना चाहिए, डायलॉग्स के थ्रू उनको बताना चाहिए। ठीक है, उनके कंसेप्शन को ठीक करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द रिलेशन बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। तो कैसा रिलेशन होना चाहिए? तो ये जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है और ये डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग। कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को यानी कि अधिगम को प्रभावित करता है? तो इंटरेस्ट स्टूडेंट का बिल्कुल प्रभावित करेगा। इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल, अगर आप इमोशनली ठीक नहीं है तो क्या अच्छे से सीख पाएंगे? पेडागोजी स्ट्रैटेजीज या सोशल कल्चर कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 यहाँ राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश आर एन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। निम्नलिखित में से ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या है? सोशल इंटरेक्शन है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है, एसआर एसोसिएशन है। तो ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है कि जो है सोशल इंटरेक्शन बना रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर है।
कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, कंस्ट्रक्टिज्म हमारे पियाजे वाइगोट्स्की हैं, उनका वाइगोट्स्की जी का थ्योरी भी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं समाज से अंतःक्रिया करके भी सीखते हैं और कभी कभी जो होता है डेवलपमेंट को प्रेसीड भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, when student repeatedly engaged in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity such as earn a star or bat, they are likely to जब स्टूडेंट पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधियों को करने की नीला, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। ठीक है, शॉर्ट में बता दें कि जब पुरस्कार पाने के लिए बार बार कोई गतिविधि करता है बच्चा, तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति। ये ऑप्शन नंबर 2 समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, तो जैसे कि वो पुरस्कार और के लिए कर रहा है, यानी कि उसका यहाँ पे एक्सटर्नल मोटिवेशन शो कर रहा है, तो समझने के लिए तो करेगा नहीं। पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधियों में लगे रहना, तो ये तो क्वेश्चन में भी नहीं कहा गया है। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है कि डेवलप टुवर्ड लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेट मास्टरी गोल फॉर देम सेल्फ रेदर देन वर्क टू प्लीज अदर। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, इस बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कंटेक्स्ट, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। ये सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कल्चरल थ्योरी दैट चिल्ड्रेन आर बोर्न इविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, द चिल्ड्रेन बिगिन विद नथिंग। ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में हम लोग ऑप्शन रीड करते हैं। एक विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान होते हैं, तो बिल्कुल बाल अवस्था की अवधारणा क्या किसी संस्कृति में बदल जाएगी कि वहाँ पे अगर वो किसी और संस्कृति का बच्चा किसी और कल्चर से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे उसका जो चाइल्डहुड का एक्टिविटी है या प्रोसेस है वो चेंज थोड़ी होगा। इसीलिए यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चर कंटेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। तो मध्य बाल अवस्था की विशेषता क्या है। फिजिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर एट वेरी रैपिड प्लेस, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की क्षमता विकसित होने लगती है। चिल्ड्रेन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली नहीं सोच पाते हैं बच्चे यहाँ पे भी। ये लर्निंग अगर प्राइमरी थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज़, तो सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ की मिडल चाइल्डहुड की बात कही जा रही है। तो एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट एंड यूज साइंटिफिक रीजनली डेवलप, मतलब ये प्री कॉन्वेक्शनल का स्टेज है मिडल चाइल्डहुड। तो यहाँ पे अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होने लगती है। ठीक है, तर्क करने की योग्यता विकसित होने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक रहता है विकसित होने लगती है, एक रहता है कि तर्क करने की क्षमता चरम पर रहती है, तो वो कंक्रीट में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अमूर्त रहेगा। मूर्त में जब जाएगा बच्चा तो वो फॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मल स्टेज जो होता है। फैमिली एंड नेबर, ये क्या रोल प्ले करते हैं समाजीकरण में। तो ये हमारी जहाँ फैमिली रहेगी वहाँ आप हमेशा प्राइमरी पे जाएंगे। तो परिवार और पड़ोस जो होता है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसीज हैं, बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इसी के साथ ये पेपर 2 जो है वो ख़त्म हुआ है CDP का, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पेपर 1 का CDP लेके आएंगे, या तो पेपर 2 का जो सब्जेक्टिव पेडागोजी है उसको कवर करेंगे। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा आप लोग को जिस भी पेडागोजी के नीड होगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।